हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ डीसी जनित्र। जो हमने डीसी जनित्र जो चैप्टर चला रखा है उसका आगे के पार्ट्स जो हमने पढ़ा था उससे आगे का पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। कि अब जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ डीसी जनित्र। डीसी जनित्र के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर का पढ़ा था कि उसमें प्राथमिक वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, कोर होती है। वैसे ही अब हम ना जो डीसी जनित्र है उसमें पढ़ने वाले हैं कि डीसी जनित्र के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला भाग जो होता है ना वो कहलाता है बॉडी। बॉडी जिसे अपन योक कहते हैं। बॉडी या योग, योग उसका नाम होता है, बॉडी उसे कहा जाता है। ठीक है। ये अब देखते हैं ये क्या चीज होती है। ये होता है जनित्र का जो भारी भाग होता है। जो जनित्र का जो भारी भाग है, वैसे देखो जैसे ये कोई जनित्र है, जिसके ऊपर टर्मिनल बॉक्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर अपन लोग वायर कनेक्ट करते हैं। तो ये जो इसका भारी भाग है, ये जो इसका भारी भाग होता है जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, और एक स्थिर होता है, स्थिर भाग जो भारी भाग होता है उसे बॉडी कहा जाता है। लेकिन अगर आपके सामने ये साफ्ट निकली हुई है तो क्या इसे भी बॉडी में गिनते हैं? नहीं, ये बॉडी में नहीं गिनी जाती। ये साफ्ट, ये अलग भाग होता है। लेकिन इसके जो बीच का भाग है, जो स्थिर भाग होता है वो कहलाता है बॉडी। बॉडी या योग, बॉडी या योग कहते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इसकी जरूरत क्या है, ये इसका काम क्या होता है। इसका है ना मुख्यतः काम पता है क्या होता है। मुख्यतः काम होता है कि एक तो कि जो जनित्र है उसको बांध कर स्थिर रख सके एक जगह पर, उसकी सारी जो वाइंडिंग्स हैं, अभिक्रिया है, वो सारे उसके अंदर हो सके। वो एक जगह बांध के रखने का और वाइंडिंग को सुरक्षा देने का काम करता है। लेकिन ये तो थी बेसिक बात। अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इससे आगे। मेन काम क्या है? जो मेन काम है बॉडी का वो क्या होता है। अब एक बार देखो, जैसे कोई ये मैग्नेट है, ये स्वतंत्र रूप से रखा हुआ है, स्वतंत्र मैग्नेट रखा हुआ है। अगर हम उसके पास दूसरा मैग्नेट लेकर के आ रहे हैं, अगर हम इसके पास में दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो वो मैग्नेट उसे अपनी तरफ खींच लेगा। मैग्नेट उसे अपनी ओर खींच लेगा। वो क्यों खींच रहा है? क्योंकि मैग्नेट के पास में आसपास में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। वो चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से वो मैग्नेट अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन अगर मेरे को ये थोड़ा ताकतवर मैग्नेट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसे है ना, इसको एक बंद बॉक्स में रख देता हूँ जो कि लोहे का या मैग्नेट का नहीं है। उसे मैंने रखा तो उसके बाद में मैं जब किसी चुंबक को पास लेके आऊँगा तो वो उसे और भी ज़्यादा ताकत से पकड़ेगा। क्योंकि ये क्या हो रहा है, वो बॉक्स क्या काम करेगा, वो बॉक्स इसकी जो मैग्नेटिक एरिया है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे बहुत कम बाहर जाने देगा, उसे एक लेयर बना लेगा। जैसे अपन दो मैग्नेट के बीच में कोई अधातु रखते हैं, जो फिर अपन उन दोनों पास में लेके आएंगे तो वो कम एक दूसरे में पकड़ करते हैं, पकड़ एक दूसरे की कम हो जाती है। लेकिन हम उसे धातु को हटा दें तो पकड़ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिर सर ये भी है कि उसके बीच में अपन लोहा रख दें तो भी उसको कम पकड़, तो वो प्रॉपर पकड़ वही करेगा जो पहले वैसे कर रहा था। लेकिन अधातु रखने से उसकी पकड़ हो जाती है कम। तो ऐसे ही अपन ने जो बॉक्स किसी डब्बे के अंदर उसे रखा, फिर अपन बाहर से किसी मैग्नेट को चिपकाएंगे तो वो पकड़ कम करेगा। उससे क्या हुआ कि इसकी जो बल रेखाएं थी, चुंबकीय बल रेखाएं, वो एक बॉक्स के अंदर कैद होके रह गई, बिल्कुल बॉक्स में कैद होके रह गई, बाहर बहुत कम निकल रही है। अब इसी से आप यहाँ समझो, यहाँ पे कोई मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, एक मैग्नेट यहाँ पर है, बीच में इसको वो मैग्नेट क्या कर रहे हैं, शाफ्ट को, आर्मेचर को घुमाने का काम कर रहे हैं। तो जब ये मैग्नेट जब इसके अंदर रहेगा और बाहर से ये पैक हो जाएगा तो मोस्टली जो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो इसी के अंदर, मोस्टली इसकी चुंबकीय बल रेखाएं इसी के अंदर कैद होके रह जाएंगी। जिससे क्या होगा कि आर्मेचर को है ना ज़्यादा बल रेखाएं मिलेंगी, ज़्यादा ताकत से घूमेगा,
ज़्यादा अपने को एफिशिएंसी मिलेगी, ज़्यादा क्षमता, ज़्यादा दक्षता मिलती है उससे। तो ये भी एक काम होता है। तो इससे क्या समझ आता है, इससे समझ सीधी बात ये आती है कि बॉडी या योग उसका एक काम ये भी होता है कि वो है ना, जो चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसको रास्ता देने का काम, चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड को रास्ता देने का काम भी ये बॉडी या योग करता है। तो ये तो थी बॉडी की बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं इससे आगे की। तो देखो बॉडी जो है ना वो किससे बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन ना बहुत मोस्टली जो पेपर्स में पूछा जाता है। तो देखो बॉडी है ना, बॉडी वो किससे बनी होती है, किस धातु से। तो उसके अंदर है कि छोटे आकार की, छोटे आकार की जो बॉडी होती है, छोटे आकार की बॉडी वो बनती है कास्ट आयरन से। छोटे आकार के जो जनित्र होते हैं, जो छोटे जनित्र होते हैं उनकी बॉडी बनी होती है कास्ट आयरन से, कास्ट आयरन से। छोटे आकार के जनित्र जैसे मान लो अपनी कार होती है, उसमें सेल देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए या बैटरी चार्ज करने के लिए एक छोटे छोटे जनित्र लगाए जाते हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके और अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। उनमें जो छोटे आकार के जो जनित्र होते हैं वो बनती, उसकी बॉडी बनती है कास्ट आयरन से। लेकिन बड़े आकार की, बड़े आकार के जो जनित्र होते हैं, जो बड़े आकार के जनित्र होते हैं उनकी बनती है कास्ट स्टील से। कास्ट स्टील से बनती है। छोटे आकार के जनित्र जो है, छोटे आकार के जनित्र की बॉडी बनेगी कास्ट आयरन से, और बड़े आकार के जो जनित्र होंगे उनकी बॉडी बनती है कास्ट स्टील से। तो ये तो थी बॉडी की बात। अगर इस टॉपिक के अंदर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, है ना। तो अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करते हैं, वो है फील्ड पोल। फील्ड पोल क्या होते हैं, देखो छोटे आकार के जो जनित्र होंगे ना, जो छोटे जनित्र होते हैं, छोटे आकार के जनित्रों के अंदर परमानेंट मैग्नेट लगी हुई होती है, परमानेंट मैग्नेट लगती है छोटे आकार के जनित्रों में। तो छोटे आकार के जनित्रों में परमानेंट मैग्नेट लगती है। लेकिन यही अगर आप उल्टा करते हैं बड़े आकार के जनित्रों के लिए, अगर बड़े आकार के जनित्रों के लिए अगर अपन परमानेंट मैग्नेट लगाएंगे तो वो क्या होगा कि वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते। तो बड़े आकार के जनित्रों के अंदर कभी भी इतना ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक एरिया नहीं बन पाएगा, जिससे क्या होगा, ये धारा जो है अच्छे से बना नहीं पाएगा। तो बड़े आकार के जनित्रों के लिए पावरफुल मैग्नेट चाहिए। तो पावरफुल मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हो सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इसके अंदर पोल बनाए जाते हैं, इनमें पोल बनाए जाते हैं, जिन पोलों को कहते हैं फील्ड पोल। फील्ड पोल बनाए जाते हैं, इनके ऊपर करी जाती है वाइंडिंग। तो अब बात करते हैं कि ये किस धातु से बने रहते हैं। ये बनते हैं सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील से बनते हैं, लेकिन उसमें भी सिलिकॉन स्टील भी कैसे, जैसे सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्ती बनाई जाती हैं, इनमें पतली पतली पत्तियां बनी हुई होती हैं जो कि दोनों तरफ से लैमिनेटेड होती हैं। फिर उनको एक जगह रिवेट करके बनाते हैं, क्योंकि अगर अपन पूरा ऐसे एक ही भाग लेंगे ना तो उसके अंदर लॉस बढ़ जाएंगे, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस हो गए, जो ऐसे लॉस होते हैं ये लॉस बढ़ जाते हैं। तो इन लॉसों को कम करने के लिए पतली पतली पत्तियां बनाई जाती हैं जो बनी होती है सिलिकॉन स्टील से। तो अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है आर्मेचर। देखो आर्मेचर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो आर्मेचर जो है, आर्मेचर मोटर या जनित्र का जो घूमने वाला पार्ट होता है, आर्मेचर मोटर या जनित्र का घूमने वाला पार्ट कहलाता है। तो अब हम इसे ना थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखो जैसे ये मोटर है, ये मोटर है, ये मोटर का बाहरी पार्ट है। अब इसके बीच के अंदर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर पोल्स लगे हुए होते हैं। यहाँ पर बीच में जो बाहरी भाग होता है उसके अंदर की तरफ पोल लगे हुए होते हैं। उनके बीच के अंदर
एक घूमने वाला पार्ट होता है जो अपन बाहर अपने को साफ्ट दिखाई देती है, अगर उसे खोल के देखोगे तो उसमें जो घूमने वाला गोल पार्ट होता है वो कहलाता है आर्मेचर, वो कहलाता है आर्मेचर। लेकिन फिर अब आप लोग पूछोगे कि फिर सर आर्मेचर जो होता है उसके अंदर कईयों में तो वाइंडिंग होती है और कईयों में वाइंडिंग ही नहीं होती है। तो देखो आर्मेचर की यही खूबी है, जिसमें वाइंडिंग पाई जाए, जैसे बीच वाला पार्ट है इसके अंदर जिसमें वाइंडिंग पाई जाती है, जिसके अंदर बीच में वाइंडिंग पाई जाती है वो कहलाता है आर्मेचर। लेकिन जो ऐसे जो पार्ट होते हैं जो बीच में से निकल जाता है वो रोटर कहलाता है, जिसके अंदर वाइंडिंग नहीं पाई जाती। वो क्या होता है, वो पतली पतली पत्तियों को रिवेट करके और बस वैसे बनाया जाता है। आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर के अंदर बीच में ना पतली पतली पत्तियाँ होती हैं, जैसे ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर की शाफ्ट है। अब आर्मेचर की शाफ्ट में बीच में आर्मेचर का एक बॉक्स लगा हुआ होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग करी हुई होती है, एक बॉक्स है जिसके अंदर वाइंडिंग करी होती है, उसको कहते हैं आर्मेचर ड्रम। वो एक गोलाकार होता है जिसको आर्मेचर ड्रम कहते हैं। इसमें वाइंडिंग करी जाती है, इसके ऊपर बीच में वाइंडिंग करी हुई होती है उसके ऊपर, तो वो कहलाता है आर्मेचर। एक क्वेश्चन होता है जो कि मोस्टली कई बार पूछा जाता है कि आर्मेचर वाइंडिंग है ना वो किसके ऊपर स्थापित की जाती है। देखो आर्मेचर जो वाइंडिंग है वो करी जाती है आर्मेचर ड्रम के ऊपर। ये जो इसका बीच का पार्ट जो होता है वो कहलाता है आर्मेचर ड्रम। आर्मेचर ड्रम, ये बीच का पार्ट आर्मेचर ड्रम कहलाता है और इसके ऊपर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और वो वाइंडिंग सारी की सारी एक जगह पर आके एक कनेक्टर से कनेक्ट होती है जिसे कम्यूटेटर कहते हैं। एक इसके पीछे आर्मेचर ड्रम के जस्ट पीछे एक बेलनाकार, उससे छोटा बेलनाकार आकृति और लगी हुई होती है जिसमें सारी की सारी वाइंडिंग के सिरे कनेक्ट किए जाते हैं, वो कहलाती है। ये बीच का तो आर्मेचर ड्रम हो गया जिसपे वाइंडिंग स्थापित है, और ये सारी वाइंडिंग जहाँ पर कनेक्ट होती है वो कहलाता है कम्यूटेटर। वो कम्यूटेटर कहलाता है। कम्यूटेटर क्या होता है ये बेसिक बता देता हूँ, विस्तार से अपन पार्टों में आगे पढ़ेंगे। कम्यूटेटर क्या करेगा कि ये जो वाइंडिंग है इसके अंदर करंट देने का या धारा देने का काम जो करेगा ना वो कम्यूटेटर करता है। अब अपन आर्मेचर के बारे में एक बात जानते हैं। देखो आर्मेचर जो होता है ना वो एक गोलाकार आकृति वाला होता है, एक बेलनाकार आकृति होती है, बेलन के रूप में होता है। जैसे बेलन है, अगर आप इसे सीधा देखोगे तो एक गोल आकृति दिख रही है, इसके बीच में शाफ्ट होती है, इसके बीच में शाफ्ट लगी हुई होती है। लेकिन अब बात करते हैं आर्मेचर के आगे एक नेक्स्ट लेवल पे। आर्मेचर में वाइंडिंग करी जाती है, ये तो आप जानते हो, लेकिन वो वाइंडिंग कहाँ पे की जाती है, इसके अंदर ना खांचे बने होते हैं। जैसे ये बेलन है, इसके अंदर खांचे बने होते हैं, कुछ ऐसे खांचे बने होते हैं, लेकिन इनके प्रकार होते हैं। अब मान लो ये खांचे कुछ आर्मेचरों के ऊपर तो ये खांचे बने होते हैं सी आकार में, तो आर्मेचर में ये खांचे सी आकार में बने होते हैं। लेकिन कुछ आर्मेचरों में ये क्या होता है कि ये सी आकार में है, लेकिन इन दोनों की जो आकृति है, ये दोनों का स्पेस है वो पास में आ जाता है कुछ, और कुछ के अंदर क्या होता है वो बिल्कुल ही बंद होते हैं। तो ये 3 स्लॉटों के प्रकार होते हैं। अब इनके नाम की बात करते हैं। तो ये वाला जो स्लॉट है, तो ये जो स्लॉट है जो पूरी तरह से आगे से खुला है ये कहलाएगा खुला स्लॉट। ये कहलाता है खुला स्लॉट। लेकिन अब जो दूसरा प्रकार है जिसके अंदर ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम हो गई, बीच की दूरी कम हो गई, ये कहलाएगा अर्धबंद स्लॉट। जो ये बीच की दूरी कम हो जाती है ये कहलाता है अर्धबंद स्लॉट। ये कहलाता है अर्धबंद स्लॉट। लेकिन अब ये एक आकृति ये है जो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, इसके अंदर जो वाइंडिंग डालने के लिए बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये आर्मेचर है, इसके अंदर बीच में एक होल बनाया हुआ होता है, एक तरीके का होल होता है जिसके थ्रू बीच में से पिरो के वाइंडिंग डाली जाती है, वो कहलाता है अर्धबंद स्लॉट। ये कहलाता है बंद स्लॉट।
है बंद स्लॉट। अब बात पता है क्या, इसके अंदर वाइंडिंग करना, इस प्रकार के जो स्लॉट होते हैं इनमें वाइंडिंग करना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि हर वाइंडिंग पे तार जो होता है वायर बिल्कुल आसानी से डल जाता है। लेकिन इनके अंदर थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वाइंडिंग आगे बढ़ती जाएगी वो स्पेस जो होगा वो ज़्यादा अंदर की तरफ उसके अंदर वायर को स्टेबल रखना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा वायर डालने में कठिनाई होती है, और सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है इस बंद स्लॉट के अंदर। बंद स्लॉट में क्या होता है, जैसे अपन धागे के अंदर सुई पिरोते हैं उस तरह से इसे एक एक वायर को पिरो करके वाइंडिंग की जाती है। जैसे ये बंद स्लॉट है, दूसरा बंद स्लॉट ये होता है, इसमें से निकाला इसमें निकाला इसमें, ऐसे एक एक वायर को पिरो करके इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है। ये सबसे कठिन वाइंडिंग होती है, और सबसे इजी वाइंडिंग होती है खुले स्लॉट के अंदर। देखो ये तो बात थी आर्मेचर की, लेकिन अब आर्मेचर के बाद में एक वर्ड था जो बार बार आ रहा था, तो वो वर्ड के बारे में बात करते हैं, जिसे कह रहा था एडी करंट लॉस। अपन बात करते हैं एडी करंट लॉस के बारे में। देखो एक वर्ड जो आर्मेचर में बार ये वर्ड आ रहा था, एडी करंट लॉस। वो एडी करंट लॉस क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एडी करंट लॉस असल में क्या है, जैसे ये एक चालक धातु है, ये एक वायर है जो चालक है, एक वायर जो चालक है, और ये एल्युमिनियम से बना है। मान लो एल्युमिनियम से बना है। एल्युमिनियम जो धातु होती है वो चालक होती है, लेकिन चालक जो धातु है, जो धातु जो होती है ना, धातु वो सॉफ्ट होती है। धातु सॉफ्ट होती है, उसे एक आकृति देने के लिए, उसे मजबूती देने के लिए उसके अंदर कुछ अधातु मिलाई जाती है। मान लो ये 80% एल्युमिनियम है, 80% इस चालक तार में एल्युमिनियम है जो चालक की तरह बिहेवियर करेगा, लेकिन इसे मजबूती, इसे संरचना देने के लिए 20% अधातु मिलाई जाएगी। इसे मजबूती देने के लिए 20% अधातु मिलाई जाएगी, लेकिन अधातु क्या होगी, अचालक होगी। 80% चालक है, एल्युमिनियम है, वो चालक है, लेकिन चालक और अचालक दोनों के मिक्स से एक वायर तैयार हो रहा है। अब ये जो चालक है इसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वायर के अंदर से धारा प्रवाहित तो होगी, लेकिन ये जो 20% जो अधातु है वो उसे प्रतिरोध की तरह बिहेवियर करेगा। जैसे अपन ने मान लो ये 20% अधातु के मिलने से अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित कराई, तो इस चालक तार के अंदर जैसे विद्युत धारा जो होगी वो कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। उस चालक तार के अंदर कुछ ना कुछ धारा का लॉस होने लगेगा अधातु होने के कारण। अपन ने चालक धातु के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराई थी, तो अपने पास में अचालक धातु मिक्स होने के कारण इसमें विद्युत धारा का लॉस होएगा। वो लॉस कैसे होता है, या तो वो गर्म होने लगती है ना, वायर का गर्म होने लग जाता है वायर, तो वो जो लॉस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगी अधातु से मिलने की वजह से, वो कन्वर्ट हो जाएगी ऊष्मीय एनर्जी के अंदर, ऊष्मा में कन्वर्ट होएगी। ये जो लॉस होगा ये लॉस कहलाता है एडी करंट लॉस। इसे एडी करंट लॉस कहते हैं। विस्तार बिल्कुल आराम से इसको समझते हैं। देखो जैसे धातु थी, धातु के अंदर अधातु मिक्स हुई, अधातु मिक्स होने की वजह से उसे एक आकार मिला, और वो अधातु बिहेवियर करेगी प्रतिरोध की तरह जब बिहेवियर करेगी तो वो है ना जो करंट को लॉस करने लगेगी। वो जो लॉस होएगा वो ही लॉस कहलाता है एडी करंट लॉस। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर क्या होता है, देखो शायद मैंने पहले बताया होगा, जैसे ये कोई आर्मेचर है, ये एक आर्मेचर है, ये आर्मेचर की शाफ्ट हो गई, ये आर्मेचर की शाफ्ट हो गई, ये आर्मेचर ड्रम हो गया जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। ये आर्मेचर की शाफ्ट है, ये आर्मेचर का ड्रम है जिसके ऊपर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। लेकिन अब बात आती है कि इन वाइंडिंग को करंट देने के लिए एक युक्ति लगाई जाती है।
एक अलग से एक युक्ति लगाई जाती है। वो युक्ति में क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक पट्टी है, इस पट्टी के अंदर क्या है कि बीच बीच में कट लगे हुए हैं, कट लगे हुए हैं। ये सारे कट इसे अपने अपने भागों में डिवाइड करते हैं। अगर मैंने इधर करंट दिया, अगर मैंने इसे इधर करंट देता हूँ, अगर इस पत्ती में यहाँ करंट देता हूँ तो ये करंट इधर ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये करंट यहीं पर आपको शो करेगा। और अगर मैंने इसमें करंट दिया तो बाकी किसी पे शो नहीं होगा, केवल इसमें ही करंट शो होता है। इससे क्या होगा कि जब ब्रश टकरा के चलेंगे, अब मान लो मैंने एक कुंडली तैयार की, एक कुंडली तैयार करी जिसे दो पार्टों में जोड़ दिया, दो बॉक्सों के अंदर कनेक्ट कर दिया। अब दो कनेक्टर में कनेक्ट हो गया। अब जब मान लो मैंने इसमें करंट दूंगा, इसे जब करंट देता हूँ मैं, इसे करंट देता हूँ ब्रश के थ्रू जब करंट देता हूँ तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हुई, ये आगे बढ़ेगा, ये अपनी जगह स्थिर है, ब्रश अपनी जगह स्थिर है, ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ेगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसकी जगह पर कनेक्ट ये हो जाएगा। तो फिर ये दूसरी वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होने लगेगी, ये इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अब इसमें होने लगी है। तो ऐसे ये चीज़ काम करती है। अब इसे थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। जैसे मान लो ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर के बीच के अंदर वाइंडिंग स्थापित करी हुई है, इसके ऊपर ड्रम के ऊपर वाइंडिंग है। अब मैंने इसे परमानेंट मैग्नेट में रखा, जब मैं इसे परमानेंट मैग्नेट में रखता हूँ तो क्या होता है, जब इसमें ब्रशों के थ्रू करंट जाएगा, इसमें ब्रश से करंट जाएगा, ब्रश से जब इसमें करंट जाएगा तो केवल और केवल दो कनेक्टर जुड़ रहे हैं। मान लो ये वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट होकर के और ये आगे कनेक्ट हो गई है इससे, ये इससे कनेक्ट हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे कनेक्ट हो गई। करंट एक वाइंडिंग के दोनों सिरों के अंदर करंट गया, इन दोनों के सिरों के ऊपर, जिससे क्या होगा, इसमें मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बना, उसने क्या किया, परमानेंट मैग्नेट ने अपनी ओर खींचा, मान लो इसे इस तरफ खींचा, इसे खींचते ही ये अपनी जगह पर, ये चल स्थिति के अंदर था, ये चल सकता था, लेकिन ये ब्रश ये नहीं चल सकती, ये अपनी जगह स्थिर है। ये जब घूमेगा, आधा मान लो इसने घूमता है तो उसके साथ में ये घूमने लगता है, ये पूरा का पूरा आर्मेचर घूमेगा, घूमते ही ये कनेक्टर के पॉइंट बदल जाते हैं। जैसे ही बदलेंगे तो दूसरी वाइंडिंग, मान लो ये पीछे की तरफ ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, इस दिशा के अंदर घूम रहा है ये, तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे जब घूम रहा है ये, तो इसके घूमते ही ये वाइंडिंग पीछे चली जाएगी और ये इस जगह आ जाएगी, ये वाली वाइंडिंग ऊपर आ गई और ये पीछे नीचे चली गई, है ना। तो फिर क्या होगा, दूसरी वाइंडिंग जो होगी उसमें करंट प्रवाहित होएगा, फिर वो उसे अपनी ओर खींच लेगा, मतलब कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता रहता है बार बार। और उसी वजह से दोनों ब्रशों के बीच में आपने देखा होगा स्पार्किंग होती रहती है। कई जो मोटर या जनित्र होते हैं उनके बीच के अंदर आप देखोगे तो जो ब्रश होते हैं उसके अंदर आपको चिंगारियाँ दिखाई देने लगती हैं। वो चिंगारियाँ इसीलिए दिखाई देती हैं क्योंकि बार बार कोई वायर कनेक्ट हो रहा है और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये होता है कम्यूटेटर। इसके बीच में कम्यूटेटर जो होगा, ये स्लॉट बीच के अंदर इसे अचालक भरा जाता है, अचालक रखने के लिए। मान लो ये कोई पट्टी है, इसमें बीच बीच में बॉक्स डिवाइड करे गए हैं, लेकिन इसका करंट इधर ट्रांसफर ना हो, इसके लिए बीच के अंदर है ना अचालक भरा जाएगा। वो अचालक होता है अब्रक या माइका भरी जाती है, अब्रक या माइका भरी जाती है इन दोनों के बीच के अंदर। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है कि जो कम्यूटेटर होते हैं उनके जो स्लॉटों के बीच में खांचे होते हैं उसके अंदर कौन सी अधातु भरी जाती है। वो अधातु होती है इसलिए वो अचालक धातु होती है। उसके बीच के अंदर जो अधातु भरी जाती है वो कहलाती है अभ्रक या माइका, जो क्या काम कर रही है, बार बार अब इसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट इन दोनों को बीच में इनको अलग अलग रखने का काम करती है। अब बात करते हैं फील्ड कॉइल के बारे में। फील्ड कॉइल क्या होती है, देखो जैसे ये कोई आर्मेचर है, देखो ये कोई जनित्र का बाहरी भाग है, इसके बीच में ये आर्मेचर है, इसके बीच में ये आर्मेचर है। अब इस आर्मेचर के
आर्मेचर की वाइंडिंग है उसके अंदर कम्यूटेटर के थ्रू, ब्रशों के थ्रू कम्यूटेटर के अंदर करंट जा रहा है, ब्रशों के थ्रू कम्यूटेटर के अंदर करंट जा रहा है, तो ये करंट मैग्नेट बन रहा है। लेकिन इसे अपनी ओर खींचने के लिए फील्ड पोल बनाए जाते हैं, फील्ड पोल बनाए जाते हैं, इसे अपनी ओर खींचने के लिए फील्ड पोल बनाए जाते हैं। तो ये जो फील्ड पोल होते हैं, ये फील्ड पोल के ऊपर वाइंडिंग की जाती है, इस फील्ड पोल के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है वो कहलाती है फील्ड कॉइल। अब देखो इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो ये एक वाइंडिंग जो कि मैग्नेट बना रही है, एक वाइंडिंग मैग्नेट बना रही है, मैग्नेट बनने के ऊपर क्या होगा, अगर इसके अंदर ये फील्ड कॉइल या फील्ड पोल नहीं है, मान लो इसके अंदर फील्ड पोल नहीं है, तो ये चाहे मैग्नेट बनाए चाहे ना बनाए, बात एक ही है। वो मैंने बात की थी शायद कि है ना, जो छोटे आकार के जो जनित्र होते हैं उसके अंदर तुम परमानेंट मैग्नेट लगती है, लेकिन बड़े आकार के जनित्रों में फील्ड पोल लगे हुए होते हैं और वो फील्ड पोल के ऊपर फील्ड कॉइल लगाई जाती है। अब जो इसके अंदर चुंबक बन रहा है, इसमें चुंबक बन गया, वो चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींचेगा। इसके अंदर जब चुंबक बनता है और इसमें भी चुंबक बन गया, तो ये चुंबक क्या करेगा, अपनी ओर इसे आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचने से ये अपना आधा चक्र पूरा कर लेगा, फिर ये जो कॉइल होगी इनके सिरे बदल जाते हैं, इनके सिरे बदल जाएंगे कम्यूटेटर के थ्रू, फिर दूसरी कॉइल अपनी ओर खींचेगा। मतलब जैसे ये इस पर कनेक्ट थी, जब तक ये ब्रश एक दूसरे को कनेक्ट थी, जब तक क्या हो गया, एक कॉइल के अंदर करंट जाता रहा। फिर जैसे ही आधा चक्र उसने अपनी ओर खींचा, ये डिस्कनेक्ट हो गए, कॉइल के अंदर करंट जाना बंद हो गया और दूसरी में चालू हो गया। तो क्या हो गया, दूसरी कॉइल ने फिर अपनी ओर खींच लेगा, फिर दूसरी में चल जाएगा, फिर अपनी ओर खींच लेगा, ऐसे काम करता है ये। तो ये होती है फील्ड कॉइल। तो अब बात करते हैं ब्रश तथा ब्रश होल्डर के बारे में। तो देखो ब्रश होल्डर और ब्रश असल में क्या होती है, देखो जैसे आर्मेचर है, ये आर्मेचर की शाफ्ट हो गई, ये आर्मेचर बॉक्स हो गया, आर्मेचर ड्रम हो गया, ये आर्मेचर ड्रम है। अब इसके अंदर पीछे की तरफ लगा हुआ होता है कम्यूटेटर लगा हुआ होता है। अब इस कम्यूटेटर से सारी की सारी वाइंडिंग जुड़ी हुई होती है आर्मेचर की जो कॉइल होती है उसकी सारी वाइंडिंग इसके कम्यूटेटर में जुड़ी हुई होती है। अब ब्रश की बात आती है, ब्रश असल में क्या होती है कि बाहरी रूप से जो आर्मेचर जो मोटर या जनित्र को बाहरी रूप से जो करंट देना है या फिर हमें वापस लेना है, मान लो मोटर होगी उसे करंट देना है, अगर जनित्र है तो उससे वापस लेना है, तो वो वाला जो काम होगा, जो बाहरी परिपथ से जोड़ने का जो काम होगा, वो किया जाता है ब्रशों के थ्रू, वो होता है ब्रश से। जैसे आर्मेचर कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के अंदर कम्यूटेटर से टच होके, कम्यूटेटर से जुड़ करके, कम्यूटेटर से है ना एक संरचना होती है कार्बन की बनी हुई, दो गुटके बने हुए होते हैं, वो दोनों गुटके टाइप जो संरचना होती है, वो संरचना इस कम्यूटेटर से जुड़ के चलती है। उस कम्यूटेटर से है ना जो अटैच होकर के एक तरीके से उसके ऊपर घर्षण लगा के, जैसे ये कम्यूटेटर है, इसके पास में ये कार्बन के बने हुई ब्रशें लगी हुई होती हैं, छोटी छोटी गुटके नुमा संरचना होती है। अब इसके पीछे लगी होती है स्प्रिंग, इनके पीछे स्प्रिंग लगी हुई होती है जो क्या काम करती हैं, इसे आगे की तरफ धकेलने का काम करेगी, ऐसे आगे की तरफ धकेलने का काम करेगी। जैसे जैसे ये घिसने लगेगा, देखो लॉस तो होना ही है, तो ये जो ब्रश जो होगी, ब्रश घिसने लगेगी, लेकिन इसे नहीं घिसने देगी, कम्यूटेटर को घिसने नहीं देती, ब्रश घिसने लग जाती है। ये स्प्रिंग क्या होती है, इसे आगे की तरफ धक्का देने का काम करती है। ये जो ब्रश होती हैं, ब्रश के पीछे स्प्रिंग लगी हुई होती है जो कि क्या करेगी, आर्मेचर जो इसका कम्यूटेटर है, आर्मेचर पे जो कम्यूटेटर लग रहा है पीछे, उसके ऊपर दबाव बना के रखने का काम करेगी। ये एक तरीके से टकरा के दबाव बना कर रखे, जिससे क्या होगा, ये दोनों जो है कम्यूटेटर और ब्रश दोनों कॉन्टैक्ट में रहें, ये इसे दबाव बना कर के काम रखने का काम करेगी। ये तो होती है ब्रश जो कि इसे सर्किट से जोड़ रही है। अब बात करते हैं ब्रश होल्डर के बारे में।
ब्रश होल्डर क्या होता है, ये असल में एक प्लेट नुमा एक खांचे होते हैं, एक प्लेट के ऊपर, जैसे ये प्लेट है, ये एक वृत्ताकार प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर एक संरचना बनी हुई होती है, एक संरचना बनी हुई होती है जो कि जिसके बीच के अंदर है ना ब्रशों को स्थापित करा जाता है, ये ब्रशों को स्थापित किया जाता है। तो ये दोनों जो संरचना है ये कहलाती है ब्रश होल्डर। ब्रश होल्डर कोई पूछे कि ब्रश होल्डर क्या होता है, तो ब्रश होल्डर होता है जो कि ब्रश को स्थिर रखने का काम करता है। जैसे अपने मान लो अपना कोई ये बल्ब है, बल्ब के ऊपर अपन बल्ब को किस में कसते हैं, बल्ब होल्डर के अंदर लगाते हैं ताकि वो एक जगह पर स्थिर रहे और उसके अंदर धारा प्रवाहित होती रहे। अब यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे केस ये है कि कम जो ब्रश है एक जगह पर स्थिर रहे, एक जगह पर ही अटैच रहे। मान लो पीछे की तरफ से स्प्रिंग है, वो इससे आगे की तरफ दबाव बना रही है, ये पीछे की तरफ स्प्रिंग लगी हुई है, पीछे की जो स्प्रिंग लगी है ये सिर्फ आगे की तरफ दबाव बना रही है जो कि कम्यूटेटर से अटैच होकर चलेगा। अब ये जो दबाव बना रही है, दबाव बनाने की वजह से ये आगे पीछे ना भगे या फिर स्टेबल ना हो जाए, ये निकल ना जाए, तो उसके लिए एक होल्डर बनाया जाता है जिसे क्या जाता है ब्रश होल्डर, जिसे ब्रश होल्डर कहते हैं। तो ये बात थी ब्रश और ब्रश होल्डर की। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें, ये जो अब हमने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी कोई ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है ना, तो वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूँगा। और हाँ, अगर वीडियो पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा साइंस की नॉलेज आपको दी जा सके ना, वो साइंस की नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।